Hello everyone. Today I am back with another video for class 12th business studies, and in this video we are going to continue our topic of the previous video. So firstly let's have a look कि हमने पिछली वीडियो में क्या कवर किया था. We have covered up the meaning of management, then the features of management in detail we have covered up, एंड ऑल्सो द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया था. और ये जो दोनों टॉपिक्स हैं दीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंसेप्ट को कवर अप किया था उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू क्वेश्चंस. और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रोहिणी प्रिपेयर्ड अ वेल डॉक्यूमेंटेड एंड फैक्चुअल रिपोर्ट ऑन कंपनीज परफॉर्मेंस बट शी कुड नॉट प्रेजेंट इट इन द बोर्ड मीटिंग एज शी कुड नॉट कंप्लीट इट ऑन टाइम. तो यहाँ पे हमें एक केस दे रखा है और इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर एफिशिएंसी की बात हो रही है या इफेक्टिवनेस की बात हो रही है. सो लेट्स चेक आउट कि यहाँ पे जो कंडीशन है दैट इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है कि ऑन टाइम चीज कंप्लीट नहीं हुई, ऑन टाइम टास्क कंप्लीट नहीं हुआ. और जब कोई भी काम टाइम की प्रेफरेंस को या एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में कवर अप नहीं होता, कंप्लीट नहीं होता, तो वहां पे हमारी जो है इफेक्टिवनेस नहीं आती. इफेक्टिवनेस जो है वो टाइम से रिलेटेड होती है एंड एफिशिएंसी जो है या एफिशिएंट होना इज रिलेटेड टू द कॉस्ट प्लस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. एंड यहाँ पे डिफाइंड है इस केस में कि रोहिणी ने काम किया एंड कंप्लीट किया उस काम को, लेकिन जो टाइम फ्रेम, जो बाउंडेड टाइम उसे गिवन था उस टाइम में वो काम नहीं कर पाई. तो दैट मीन्स कि रोहिणी इज एफिशिएंट बट शी इज नॉट इफेक्टिव, क्योंकि वो ऑन टाइम काम नहीं कर पाई. एंड देन नेक्स्ट वी हैव बेस्ट रोडवेज promised to deliver in time and charged extra money from Mr. Singh, but the goods were not delivered on time. अब यहाँ पे उन्होंने बोला बेस्ट रोडवेज एक कंपनी है या एक बिजनेस होगा जिन्होंने प्रॉमिस किया कि वो गुड्स को ऑन टाइम और ऑन पर्टिकुलर प्लेस पहुंचा देंगे, जिसके लिए वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे मिस्टर सिंह से. और उन्होंने ये चीज क्लेम की थी, प्रॉमिस किया था, बट गुड्स को जो है वो ऑन टाइम डिलीवर नहीं कर पाए. तो सेम इज द केस, इट इज ऑल्सो एफिशिएंट, काम वो कर रहे हैं, कॉस्ट भी वो जितनी उन्होंने बोली है कॉस्ट में भी कर रहे हैं, बट इट इज नॉट इफेक्टिव, ऑन टाइम पे काम नहीं कर पाए. एफिशिएंट यूज करेंगे रिसोर्सेस का लेकिन टाइमली चीजों का वेल नहीं करा पाएंगे. सो दैट्स वाई वो जो बिजनेस है दैट इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव. आई होप इससे आपको एक ग्लिम्स मिला हो हाउ यू पीपल गेट द क्वेश्चंस. एंड इसी तरह से हम कंसेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में भी कवर अप करेंगे. सो नाउ टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो का. नाउ टॉपिक फॉर टुडे इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या मेन टारगेट्स हैं जो मैनेजमेंट की हेल्प से अचीव होते हैं. वैसे तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे टारगेट्स होते हैं जो मैनेजमेंट ही अचीव करता है, लेकिन इन सब टारगेट्स को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं और अप टू द क्लास 12th लेवल हम यही पढ़ते हैं और समझते हैं, बिकॉज +2 लेवल इज क्वाइट इनिशियल फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स नाम से पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ही ऑब्जेक्टिव्स होंगे. अब ऑर्गेनाइजेशन के तो सारे ही ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, कोई भी आप स्टैंडर्ड सेटअप कर दो तो वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वो स्टैंडर्ड भी किसी बेसिस पे सेट होंगे. सपोज हमें ग्रोथ चाहिए, उसके लिए हमें मार्केट में सर्वाइव करना है, उसके लिए कुछ भी हो सकते हैं. मतलब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे कि जो भी हमने टारगेट सेट किए हैं किसी भी सिचुएशन को लेकर, सपोज हमने एज्यूम किया है कि वी आर हैविंग आवर ग्रोथ बाय 2%, इंक्रीमेंट लाएंगे हम, अपने ग्रोथ रेट लाएंगे 2%,
तो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। अब उसको अचीव करने के लिए हमें अपना कंप्लीट मैनेजमेंट का प्रोसेस चलाना पड़ेगा, हमें उसी हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, लोगों की स्टाफिंग करनी पड़ेगी, डायरेक्टिंग होगी, कंट्रोलिंग होगी एंड सो ऑन, द प्रोसेस गोज ऑन। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा या मेन टारगेट क्या होगा इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लाइक मशीनरी है, मैन है, ह्यूमन है, कुछ भी है, पैसा है, मशीनरी है, ह्यूमन रिसोर्स है, हर चीज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करें, कि अप टू द मैक्सिमम लेवल यूटिलाइज करें। हम जितना ज्यादा उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं उतना ज्यादा उसे यूटिलाइज करें, ताकि हमारा जो आउटपुट है या जो हमारा टारगेट है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली दोनों तरीके से अचीव हो जाए। तो दैट इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के जो हैं आगे फर्दर सब टाइप्स हैं। द वेरी फर्स्ट इज सर्वाइवल। कुछ बिजनेसेस जो हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्वाइवल ऑप्ट करते हैं, कि आपको मार्केट में सिर्फ चलना है, यू हैव टू सर्वाइव इन द मार्केट, आपको ग्रोथ नहीं चाहिए, आपको बहुत हायर प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, जस्ट आपको सर्वाइव करना है, मार्केट में चलना है, सिर्फ उसी के लिए आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जस्ट कि आप अपने खर्चे निकाल सके, आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मेंशन भी है जैसे कि आप सिर्फ इतने रिवेन्यूज अर्न करना चाहें, कि इतना इनकम लेना चाहें, इतना अर्न करना चाहें, जस्ट टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि आपकी जो प्रोडक्शन करने की कॉस्ट है एटलीस्ट वो कवर हो जाए, आपको लॉस नहीं हो, क्योंकि सर्वाइवल तो हम तभी कर सकते हैं अगर हम एक फेवरेबल पोजीशन में चल रहे हैं, ये लॉस अकर नहीं हो रहा। अगर लॉस अकर होगा तो हमें वो बिजनेस बहुत जल्दी शट डाउन करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये कंडीशन भी चल रही है कि जस्ट एक बिजनेस जो है वो अपने कॉस्ट को कवर कर रहा है, तो हम उस बिजनेस को थोड़ा लंबा खींच सकते हैं, थोड़ा लंबा चला सकते हैं। सो दैट्स व्हाई सर्वाइवल इज एन ऑब्जेक्टिव। देन प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी इट मीन्स कि हमारा जो टारगेट हो, हमारा जो ऑब्जेक्टिव हो, वो हायर प्रॉफिट को अर्न करना हो, कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकें, ताकि हम अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे सकें। यहाँ पे ऐसे एज इट इज मेंशन है, गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड्स बेटर रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा, कि हम अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ताकि हम अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे सकें। दिस कुड बी ऑल्सो one of the objectives of organization. The another one objective is growth. अब ग्रोथ जो है वो हम काफी सारे फील्ड्स में मेजर कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी ग्रोथ चेक करते हैं कि उनका प्रॉफिट में कितना इंक्रीज आया। कुछ बिजनेसेस जो है अपने प्रॉफिट को, अपनी ग्रोथ को चेक, कुछ बिजनेसेस अपनी ग्रोथ को चेक करने के लिए अपनी सेल्स चेक करते हैं कि उनकी सेल्स में कितना ग्रोथ आया। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ को शो करते हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन एवरी बिजनेस कि कौन सा बिजनेस जो है कौन सा फैक्टर कंसिडर करता है फॉर मेजरिंग द ग्रोथ। सो ग्रोथ जो है इट इज ऑल्सो एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव दैट हैज टू बी फुलफिल्ड। सो दिस वाज आवर मेजर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देन वी हैव सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो हर एक बिजनेस जो है उसके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, क्योंकि बिजनेस जो है वो सोसाइटी का ही पार्ट होता है, तो बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस सोसाइटी को भी कुछ पे बैक करे। सो दैट कम्स अंडर द सोशल ऑब्जेक्टिव्स, कि सपोज एक बिजनेस है तो वो बिजनेस सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, यहीं से लोग ले रहा है, ह्यूमन रिसोर्सेज ले रहा है, यहीं की नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, लैंड को यूज करेगा, अपने रॉ मटेरियल को यूज करेगा। सो उस बिजनेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी को पे बैक करे। अब सोसाइटी के लेवल पर अच्छे काम करे, मे बी वो प्लांटेशन, ट्री प्लांटेशन को प्रमोट कर सकता है। बहुत सारी कंपनीज प्रेजेंट सिनेरियो में वो चीज़ कर रही हैं। बहुत सारे कंपनीज जो है एनजीओ को डोनेट कर सकती हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स ला सकती हैं, एंड सो ऑन। तो देर आर मल्टीपल्स ऑफ थिंग। इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना भी, और ऑर्फनेजेस की हेल्प करना, फाइनेंशियल हेल्प करना, एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट करना,
these come under the social objectives of an organization. Then पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय साइड से बात हो रही है कि एम्प्लॉय जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में आके काम कर रहा है, तो उसके कुछ अपने पर्सनल टारगेट्स हैं, वो काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, काम करेगा उसके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ताकि वो कंपनी जो है ग्रोथ पे जाए या सर्वाइवल पे रहे या प्रॉफिट ज्यादा अटेन करे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस पर्सन के उस ऑर्गेनाइजेशन में आके काम करने के लिए भी तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे जो उसके अपने पर्सनल लेवल पे होंगे। मे बी उसको अच्छी सैलरी चाहिए, तो मे बी उसको जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम चाहिए, तो वो काम पे आ रहा है, तो उनके भी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। कुछ को सिर्फ अपनी रिकॉग्निशन हाई करनी होती है, वो तब काम पे जाते हैं या तब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हैं। तो हर पर्सन के जो है वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स वैरी कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सब पर्सन का या पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले हर एक पर्सन का जो अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा। तो मैनेजमेंट को इन सभी के ऑब्जेक्टिव्स को, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन का है, चाहे वो सोसाइटी का है, चाहे वो पर्सन का पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, उन सबको कोऑर्डिनेट कर कर और इकट्ठा लेकर चलना है, ताकि जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव कर सके एंड अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। नाउ हियर वी आर हैविंग अ क्वेश्चन. Eddie's Limited is into the production and marketing of cosmetic products. The company decided to donate one from sale of every unit of its product for the upliftment and education of poor children in the country. This was greatly responded by the consumers and the sale of company's product rose drastically. यहाँ पे बताया कि एडीज लिमिटेड एक कंपनी है जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को बनाती है, और उस कंपनी ने डिसाइड किया कि वो 1% जो है अपना डोनेट करेगी। अगर उसके प्रोडक्ट सेल होते हैं तो उसका कुछ 1% वो डोनेट करेगी। किस काम के लिए डोनेट करेगी? फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड एजुकेशन ऑफ पुअर चिल्ड्रन, कि जो गरीब बच्चे हैं, अपनी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन के लिए और उनको बढ़ावा देने के लिए डोनेशन दी जाएगी। एंड ये जो एक्ट था उस कंपनी का, वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उन्हें कंज्यूमर्स की तरफ से भी, और जो कंपनी की प्रोडक्ट की सेल है वो बहुत अच्छे लेवल पे, ड्रास्टिकली अच्छे लेवल पे जो है वो इंक्रीज हुई। तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना है कि कौन सा मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव शो कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा आंसर होता है, या तो आपको डायरेक्टली पता चल रहा है जैसे इस क्वेश्चन में पता चल रहा है, बट इफ नॉट तो हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं एमसीक्यूज के केस में। अब ऑब्जेक्टिव तो है, ये तो हमें पता चल रहा है, तो ये पार्ट तो हमारा नहीं होगा। देन ऑर्गेनाइजेशन में हम ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काम करेंगे, वो तो अपना प्रॉफिट देखेंगे, जनता का नहीं देखेंगे, तो ये भी नहीं होगा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जब इंप्लॉइज की साइड से ऑब्जेक्टिव होगा, तो यहाँ पे इंप्लॉइज की भी कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे बचता क्या है? जस्ट सोशल ऑब्जेक्टिव। सो दिस इज द आंसर। Social objective is the answer for this. So now let's check out कि मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। The very first, अचीवमेंट ऑफ ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। तो हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सिंगल पर्सन हैंडल नहीं करता। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है और बहुत सारे लोग मिलकर काम भी करते हैं। तो उस हिसाब से मैनेजमेंट जो है इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, ये हम ऑलरेडी फीचर्स में कवर कर चुके हैं। तो जो भी टारगेट अचीव करने के लिए मैनेजमेंट फंक्शनिंग करेगी, दैट वुड बी अ ग्रुप टारगेट और अ ग्रुप ऑब्जेक्टिव। तो उन ग्रुप टारगेट्स या ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट की जरूरत होती है। मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि हम काफी सारे लोगों को इकट्ठा अगर काम कराएंगे तो वहां पे हमें कोऑर्डिनेशन बिठा के चलना होता है ताकि लड़ाई झगड़े ना हो, सब काम सिस्टमैटिकली और पीसफुली हार्मनी के साथ हो जाए, वहां पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो या कोई भी तरह की किसी भी तरह की कंफ्यूजन अराइज ना हो, जिसकी वजह से हमें हमारे आउटपुट के साथ सफर करना पड़े। देन वी हैव
ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो भी प्रोडक्शन करेगी या जो भी आउटपुट बनाएगी, जो भी प्रोडक्ट बनाएगी, उनको काफी सारे इनपुट्स का यूज करना पड़ेगा या काफी सारे रिसोर्सेज का यूज करना पड़ता है। वो रिसोर्सेज क्या होती हैं? मैन, मनी, मटीरियल, मशीन। अब इन सारी रिसोर्सेज को जो है राइट टाइम पे राइट क्वांटिटी में एकदम इकट्ठा यूज करना इज इंपॉर्टेंट, और फॉर दैट मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये रिसोर्सेज मिसमैच हो जाती हैं, एक ही प्रोपोर्शन में यूज नहीं होंगी, सपोज कि हमने बहुत सारे लोग तो हायर कर लिए लेकिन हमारे पास मशीनरी बहुत कम है, तो वो इतने सारे लोगों को हायर करने का कोई फायदा नहीं होगा या हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, उल्टा हमारी कॉस्ट ही बढ़ेगी। तो इन सब चीजों को सिक्योरली हैंडल करने के लिए मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। देन मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, कि मैनेजमेंट की हेल्प से हमारी जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे? क्योंकि हम मैनेजमेंट की हेल्प से बहुत अच्छे से प्लान करते हैं, हर एक एस्पेक्ट को स्टडी करते हैं और उस चीज का सॉल्यूशन रेडी रखते हैं। एंड अगेन, अगर हम बहुत अच्छे से प्लानिंग करेंगे, बहुत अच्छे से एग्जीक्यूशन करेंगे एंड ऑफ कोर्स लास्ट में उसकी कंट्रोलिंग भी बहुत अच्छे से करेंगे, कि हम अपना आउटपुट भी चेक करें कि हमारे स्टैंडर्ड सेट जो हमने किए थे उससे हमारा आउटपुट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये सब जो है ये कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आती है, मतलब मिनिमम लेवल तक, कि हम कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर नहीं करते या हमारी जो है वो वेस्टेज नहीं होती किसी भी रिसोर्स को, चाहे वो मैन है, मनी है, मशीनरी है, उसे हम वेस्ट नहीं करते हैं। और इसकी हेल्प से मैनेजमेंट जो है कंपटीशन में सरवाइव करने के लिए हमें हेल्प करती है। सो दैट्स एन इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। देन सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट, अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करना ही करना पड़ेगा, और उसके लिए मैनेजमेंट जो है वो हेल्प आउट करेगी। मैनेजमेंट कैसे हेल्प आउट कर सकती है? कि जो अपने एम्प्लॉयज हैं उन्हें बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट देके, अच्छी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देके, कम से कम कॉस्ट पे ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके, लाइक बहुत सारे तरीके हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज कर देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना, नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर के आना, ताकि एडवांसमेंट हो या हमारी इकोनॉमी या हमारा इंडिया भी ग्रो करे। सो दीज कम अंडर सोशल डेवलपमेंट, और फॉर सोशल डेवलपमेंट मैनेजमेंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मैनेजमेंट नहीं होगी तो हम प्लानिंग नहीं करेंगे, हम रिसर्च भी नहीं करेंगे मार्केट की, अगर मैनेजमेंट नहीं है। और अगर मार्केट की रिसर्च नहीं होगी तो किसी भी तरह की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स नहीं होगी। देन इज अचीवमेंट ऑफ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब मैनेजमेंट की हेल्प से पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स जो है एम्प्लॉयज के, वो भी अचीव किए जा सकते हैं। अब हर एक पर्टिकुलर पर्सन जो एक बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है या एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, हर पर्सन का अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा। कुछ लोग जस्ट अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए जॉब कर रहे हैं, कुछ का कुछ और रीजन हो सकता है, कुछ जो है रेपुटेशन ज्यादा चाहते हैं, कुछ जो है अपनी साइड इनकम निकालना चाहते हैं, मल्टीपल्स ऑफ रीजंस कुड बी देयर। तो हर एक पर्सन का अपना अपना पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, और उस पर्सनल ऑब्जेक्टिव को कंबाइन करके इकट्ठा लेके चलना, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो। So that's it for this video. I hope you understood it well, and if you guys have any query, any doubt, you can let us know in the comment section below. We'll definitely try to respond your query as soon as possible. Till then, stay connected. Good luck.